Hi guys, welcome back to the GSGA with Sanjay Sir's YouTube channel. Welcome to you all in a बजट स्पेशल सेशन। आइए हम सब आज बात करेंगे बजट के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आपको जैसे पता है, इसके पहले बजट का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ बजट पे बात किए थे। आज के सेशन में जो कि पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे पर, जो रिसेंटली 29th ऑफ जनवरी को पेश किया गया है बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। और हम पार्ट 3 में बात करेंगे जो प्रॉपर इस बार के बजट में 2026-27 में जितने भी चेंजेस हुए हैं या जितने भी यहाँ पर नई स्कीम्स या जो भी एलोकेशंस किए गए हैं, मतलब अलग-अलग स्कीम्स में जो पैसा दिया गया है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अपडेट के बारे में बजट अपडेट्स पे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बजट का सेकंड पार्ट, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। जैसे कि आपको पता है, बजट जो कि मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, बजट जिसका एक बजट के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, इसको लिखा गया है एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या जिसको हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जानते हैं। और ये एक तरह की हमारी फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया कहलाती है। जैसा आपको पता है कि हमारी जितनी भी फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, जो भारत सरकार बनाती है। एक जो आरबीआई बनाता है, जो आरबीआई बनाता है उसको हम लोग यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और जो गवर्नमेंट बनाती है उसको हम लोग यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम बजट पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं। स्पेशली इस टॉपिक में हम बात करेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में 2025-26, ठीक है? और करंट बजट में जो भी चेंजेस हुए हैं 2026-27, आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो बात कर रहा है, ये अगले फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है। यस, जो बजट होता है वो एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। इट इज़ द गवर्नमेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। ये गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक सरकारी दस्तावेज होता है, वित्तीय दस्तावेज होता है, जिसमें गवर्नमेंट अपने इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में, आय और व्यय के बारे में लिखती है। कितने साल के लिए बताती है? अगले वर्ष के आय और अगले वर्ष के वित्तीय खर्चों के बारे में बताती है। दैट मीन्स इनकम ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बट जब हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं, ये क्या करता है? ये एक तरह से गवर्नमेंट की प्रोग्रेस को डिनोट करता है। गवर्नमेंट की प्रोग्रेस बताता है कि पिछले वर्ष जो बजट लाया गया था, उसकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट रही। अलग-अलग सेक्टर्स में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, चाहे सर्विस सेक्टर की आप बात कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर की बात कर लीजिए, सेकेंडरी सेक्टर की बात कर लीजिए, टर्शियरी सेक्टर की बात कर लीजिए। प्राइमरी सेक्टर जिसमें आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लेते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर लेते हैं, उसके अलावा टर्शियरी आपकी सर्विसेज सेक्टर्स आ जाती हैं। इवन दो यहाँ पर हम लोग भारत के इम्पोर्ट कैसे हैं, भारत के एक्सपोर्ट कैसे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और वेरियस सेक्टर स्कीम्स का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर पेश किया जाता है। एक प्रकार से ये पास्ट का एनालिसिस होता है। और इसी के साथ-साथ में पास्ट एनालिसिस और साथ ही साथ में फ्यूचर के बारे में सजेशंस होते हैं, वे फॉरवर्ड होता है यहाँ पे फ्यूचर के बारे में। तो ये यहाँ पर आपको पता होगा कि इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, वो बनाता कौन है? तो हम सभी को ये पता होना चाहिए, हम सभी को ये पता होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो मंत्रालय है, कौन-सा मंत्रालय भैया? वित्तीय मंत्रालय जो हमारा है, ठीक है? उसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है? जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यहाँ पर अंकित भी है। उसके अंदर एक डिवीजन आता है जिसको हम लोग यहाँ पर जानते हैं अच्छे तरीके से, जो डिवीजन कहलाता है इकोनॉमिक डिवीजन। क्या कहलाता है भाई? इकोनॉमिक डिवीजन। उस इकोनॉमिक डिवीजन के अंदर जो इसको लिखने वाले, इसको प्रस्तुत करने वाले होते हैं, वो होते हैं यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। करंटली कौन है यहाँ पर? वी अनंत नागेश्वर है। वी अनंत नागेश्वरन है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये यहाँ पर अलग-अलग हर साल में अगर आप देखोगे तो अलग-अलग कलर में यहाँ पर आया है। पिछले साल कुछ अलग कलर में था, उसकी थीम अलग थी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको भारत का नक्शा दिखाई दे रहा होगा और इसके अंदर यहाँ पर आपको बहुत सारे कार्गो कंटेनर्स दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर? इसमें यहाँ पर आपको फ्लाइट दिखाई दे रही है, उसके साथ में शिपमेंट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? वो डिनोट कर रहा है आपके ट्रेड को, आपके व्यापार को। साथ-साथ में इंडिया के एक्सपोर्ट को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। और इसके अलावा इसके पहले वर्ष जो 2025 का इकोनॉमिक सर्वे आया था, 2025 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें 13 चैप्टर थे कुल। इस बार वो चैप्टर बढ़ के 17 चैप्टर टोटल हो चुके हैं। इस बार वो चैप्टर बढ़ के कितने हो चुके हैं भैया? 17 चैप्टर हो चुके हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, तो इस इकोनॉमिक सर्वे में जो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे था, वो 1950 और 1951 में आया था। 1950 फाइनेंशियल ईयर होता है, 1950-1951 के फाइनेंशियल ईयर में रिलीज़ किया गया था। और 1950-51 से लेकर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, से लेकर 1964 तक, यहाँ पर सेम डे में ही बजट और सेम डे में ही इकोनॉमिक सर्वे आते थे। 1964 में ये डिसाइड किया गया कि अ डे बिफोर, मतलब एक दिन पहले यहाँ पर बजट से एक दिन पहले डिस्कस कर लिया जाए किसको? इकोनॉमिक सर्वे को। और तब से यहाँ पर, और इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, 2010 से जो इकोनॉमिक सर्वे आ रहा था, वो 2 वॉल्यूम में आ रहा था, वॉल्यूम नंबर 1 और वॉल्यूम नंबर
2 वॉल्यूम में यहाँ पर आपको पेश किया जाता है। इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर पेश किया गया है वी अनंत नागेश्वर सर के द्वारा, जो कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनके द्वारा ये फर्स्ट वॉल्यूम में मतलब सिंगल वॉल्यूम में यहाँ पर 2026 से लाया गया है। 2026 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, वो एक सिंगल वॉल्यूम में यहाँ पर पेश किया गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हैं सर वी अनंत नागेश्वरन, जिन्होंने यहाँ पर पेश किया है 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे। ये द हिंदू की कटिंग आपको दिखाई दे रही होगी, द हिंदू न्यूज़पेपर की, बहुत सारी इसमें डिटेल्स हैं, जिसको मैं यहाँ पर आपसे धीरे-धीरे अलग-अलग जगहों पे डिस्कस करूँगा। इस बार की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रही है और क्या-क्या सजेशंस यहाँ पर दिए गए हैं, किस-किस तरह के यहाँ पर सिनेरियो में प्रेशर्स बताए गए हैं, कि 3 सिनेरियो यहाँ पर बताए गए हैं प्रोबेबिलिटी में लेकर कि 40 टू 45% ऐसा प्रेडिक्शन किया गया है बिज़नेस हो सकता है, तो जैसा 2025 में हुआ है, वैसे ही हमारे पास में बिज़नेस हो सकता है, उससे बेटर भी हो सकता है। बट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत सारे वर्स्ट केस भी रखे गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि हमें कहीं न कहीं एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर लीप या मेजर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो हम कहीं न कहीं पीछे हो जाएँगे। उसके साथ-साथ में बहुत सारे रिस्क के बारे में बताया गया है, कैपिटल फ्लोज़ के बारे में बताया गया है कि जो विदेश से आज की डेट में, करंट डेट में वेपनाइज़ेशन ऑफ एनर्जी एंड फाइनेंस हो रहा है। करंटली आप अगर देखोगे तो चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद से विश्व भर में एक टैरिफ वॉर छेड़ दिया गया है। ठीक है? तो इन सारे सिनेरियोज़ को भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में सजेशंस के रूप में रखा गया है। तो ये सारे सिनेरियोज़ हैं जो न्यूज़पेपर में आपके आए हुए, ये सारी डिटेल, इसका सभी का क्रक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। डिटेल में सारी बात करेंगे और इसमें जितनी भी सारी बातें करी गई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करिए, सर्वे ने कंसर्न दिखाया है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स जो किए जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी अलग-अलग स्टेट्स की लाडली बहन, लाडली बेटी या आजीविका योजनाएँ, बहुत सारी योजनाएँ जो चल रही हैं स्टेट की, उसकी वजह से जो कंस्ट्रेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, किस तरह के कंस्ट्रेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जो स्टेट की वित्तीय हालत है आज की डेट में, वो कहीं न कहीं कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। ये ज़ाहिर कर रहा है इकोनॉमिक सर्वे। उसके अलावा एफआरबीएम एक्ट पे बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा जो सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर ग्रोथ जो कि 3.5 रही है, उसके बारे में भी बात करी जाएगी, जो कि घट चुकी है। इंडिया की अर्बन स्टोरी के बारे में बात करी जाएगी। तो ये सारे के सारे डिटेल्स में हैं, सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है एंड एआई फ्यूचर के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ज़रा बेसिक्स पे चलते हैं थोड़ा-सा हम लोग। प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, आप सभी को पता है कि जब भी बजट सेशन होता है, हर वर्ष में बजट सेशन 1 फरवरी को 2017 से पेश किया जाने लगा है। पहले क्या होता था कि ये लास्ट डे ऑफ फरवरी इंट्रोड्यूस किया जाता था और उसके पहले 30 या 31st ऑफ जनवरी को यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे आपको देखने को मिलता था। आज इस वर्ष 2026 में 29 जनवरी को ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जैसा मैं पहले आपसे पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, स्क्रूटनी होती है सेक्टर्स की, किस-किस सेक्टर में किस तरह से परफॉर्मेंस की जा रही है, सरकार के द्वारा किस सेक्टर में कितना स्कीम्स में पैसा लगाया गया, उसकी रिपोर्ट क्या रही। उसके साथ-साथ में एक पास्ट एनालिसिस, जैसे मैंने कहा अभी, पास्ट का एनालिसिस होता है यहाँ पे और साथ ही साथ में फ्यूचर्स के सजेशंस दिए जाते हैं कि सरकार कितने बदलाव कर सकती है, फ्यूचर में यहाँ पर क्या किया जाता है भई, सजेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं और ये जो सजेशंस होते हैं, ये गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होते हैं। मतलब इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत जो भी यहाँ पर सजेशंस प्रोवाइड किए गए, वो सजेशन सरकार लागू करेगी, नहीं करेगी, उसपे यहाँ पर बाध्य होगा या नहीं होगा, ये नहीं लिखा जाता है, सरकार उस पे बाध्य नहीं होती है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो चलिए इस बार के थीम पे हम लोग यहाँ पर आगे की बात कर लेते हैं। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे ऑब्वियस सी बात है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वर ने यहाँ पर पेश किया। मुख्य सलाहकार, आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने इसको लिखा है और इसको पेश किया है निर्मला सीतारमण मैम ने। इस बार की थीम जो है स्प्रिंट एंड मैराथन टुगेदर है। स्प्रिंट एंड मैराथन टुगेदर इस बार रखा गया है, जिसमें इमीडिएट ग्रोथ पे, आज की जो तुरंत की ग्रोथ है, अभी की जो ग्रोथ है उस पर, साथ ही साथ में जो विश्व भर में एक प्रकार से रेजिलियंस आ रहा है, ग्लोबल शॉक्स जो पैदा हो रहे हैं, चाहे वो टैरिफ वॉर की वजह से हो, चाहे वो इनिशियली वॉर चल रही है अभी करंटली, आपने देखा होगा कि एक तरीके से 2022 से ही अगर आप देखोगे तो यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है। उसके अलावा रिसेंटली अभी आपको देखने को मिला हमास और इज़राइल के बीच में, फिर अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया था। ठीक है? तो ये सारे के सारे युद्ध देखने को मिले। इतने ज़्यादा टैरिफ वॉर ये सब चलने की वजह से एक ग्लोबल शॉक बना हुआ है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो चलिए इस सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, डिटेल में चीज़ों को लेके चलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कल के सेशन में भी, इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों अलग-अलग चीज़ है। इकोनॉमिक सर्वे की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग नहीं है, बट बजट की कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है। इसीलिए कुछ भी हो, फाइनेंशियल ईयर में बजट एक बार आएगा ही आएगा और अगर ये नहीं लाया जाएगा तो सरकार भी अल्पमत में आ जाती है, सरकार भी यहाँ पर एबॉलिश हो सकती है, हट सकती है। इसका आर्टिकल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जो है वो 112 है। उसी के साथ-साथ में इकोनॉमिक सर्वे का किसी प्रकार का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है? इसीलिए जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं, जब भी सेंटर में गवर्नमेंट चेंज हो रही होती है या चुनाव हो रहे होते हैं, उस समय सरकारें, चाहे वो बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, वो क्या करती है, इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इस चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अलग-अलग डिवीजन के द्वारा इसको बनाया जाता है, ये सारी बातें लिखी थी और ये सारा का सारा डिटेल आपको जो भी स्ट्रक्चर है, ये सब आपको जो है जीएस जीएवी संजय सर यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारी बातें।
अब इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स पे भी मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा, कौन-कौन से चैप्टर हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो कितनी जीडीपी ग्रोथ रही है, जीडीपी ग्रोथ क्या है? पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम कितनी रही है? एग्रीकल्चरल, लाइव स्टॉक्स और फॉरेस्ट और फिशरीज़, कहने का मतलब कृषि में, पशुपालन में, आपका फॉरेस्ट्री और फिशिंग, मत्स्य पालन में यहाँ पर कितनी ग्रोथ रही है हमारी? उसके अलावा इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ रही? सर्विसेज़ में कितनी ग्रोथ रही? फॉरेन एक्सचेंज अभी कितना बढ़ चुका है? आप अगर देखोगे तो हम फॉरेन एक्सचेंज में यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। एप्रोक्सिमेटली $701 बिलियन आज की डेट में यहाँ पर देखा जा रहा है। 701 बिलियन यूएस डॉलर और फिस्कल डेफिसिट को यहाँ पर टारगेट किया गया है 4.8 पे यहाँ पर अचीव कर लिया गया है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ये कल के लेक्चर में आप देख सकते हैं। डिटेल में मैंने टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया है, उसको भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर वाले स्लाइड पे चलते हैं, अनदर स्लाइड पे। वेट अ सेकंड। यस, इट्स डन। चलिए, तो जैसा आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रॉपर स्लाइड है। जो गवर्नमेंट की स्लाइड्स, जो गवर्नमेंट ने डेटा इंट्रोड्यूस किया है, उसी डेटा से हम लोग आगे यहाँ पर चलते चलेंगे, बात करेंगे। अलग-अलग एक्रोनिम्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, जो भी एक्रोनिम्स हैं, वो भी यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, ठीक है? सारे एक्रोनिम्स आपके सामने यहाँ पर देखे जाएँगे। चलिए, टोटल चैप्टर्स में मैं बात कर चुका हूँ यहाँ पे। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें, टोटल कितनी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पे? चलिए, जब हम इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं, तो अलग-अलग चैप्टर्स हैं यहाँ पर, अलग-अलग ग्लोबल इकोनॉमी के माइक्रो रिस्क के बारे में यहाँ पर बताया गया है, वर्स्ट कंडीशन तक में बताया गया है। कि यहाँ पर अलग-अलग कंडीशन में आपको बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो भी देखने को मिल सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? जैसे 2008 में लाइमन ब्रदर्स का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस तरह के भी आगे भविष्य में एआई से रिलेटेड क्राइसिस देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से एक हाइप एआई की बनती हुई नज़र आ रही है आपको, उस तरीके से जैसे 2008 में ग्लोबल शॉक, ग्लोबल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली थी, वित्तीय संकट देखने को मिला था 2008 में। उस तरीके का ही फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस आपको देखने को मिल सकता है। फाइनेंसेस के लेवल पे अगर आप बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, करंटली यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी या एक तरीके से ट्रस्ट घटता चला जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी का। टेक्नोलॉजी पे बात करी जाए तो बहुत तेज़ी से आज की डेट में एआई के थ्रू जो चीज़ें चेंज हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा हाइप भी बन रही है। कल को चल के आपको देखने को मिल सकता है, ग्लोबल एआई बबल भी देखने को मिल सकता है, जो बर्स्ट होगा, तो जितना भी इन्वेस्टमेंट एआई की तरफ हो रहा है, वो बर्स्ट होते हुए और शॉक के रूप में दिखाई देगा। उसके साथ-साथ में जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस के रूप में करंटली जो यूएस के टैरिफ्स हैं, उस पर बात करी गई है। प्लस फर्दर अगर बात करोगे तो रशिया और यूक्रेन वॉर, चाइना और अदर शॉक्स के बारे में भी यहाँ पर बात करी गई है। तो चलिए अलग-अलग चैप्टर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 पे डिटेल में बात करते हुए यहाँ पे चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 क्या कर रहा है? स्टेट की इकोनॉमी, मतलब जो हमारा कंट्री है उसकी इकोनॉमी किस तरीके से यहाँ पर शो हो रही है। ग्रोथ फ्रंटियर दिखाई दे रहा है, ग्लोबल पोजिशनिंग में यहाँ पर हम लोग धीरे-धीरे यहाँ पर स्टेडीली क्या कर रहे हैं, ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे तेज़ आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को देखा जा सकता है। प्लस यहाँ पर बात करी गई है, इंटेंसिफाई हो गई है ग्लोबल पॉलिटिक्स के कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर एग्जांपल यूक्रेन रशिया वॉर, इज़राइल हमास वॉर और उसके बाद में यूएस के द्वारा जो टैरिफ इंट्रोड्यूस किए गए, उस तरीके से यहाँ पर वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का और फाइनेंसेस का वेपनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब ये वेपनाइजेशन किस तरीके से है, आपको पता है कि फाइनेंस के लेवल पे, एनर्जी के लेवल पर इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा था, तो उस पे यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस कर दिया गया। पहले तो 25% टैरिफ थे, उसमें एडिशनल 25% टैरिफ इंडिया पे इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था। ये इंट्रोड्यूस किए गए यूएसए के द्वारा। उसके अलावा अगर एनर्जी में बात करोगे, जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उन सभी मिनरल्स पर यहाँ पर जब यूएसए ने ग्लोबली टैरिफ लगाए अलग-अलग कंट्रीज़ पे, तो चाइना ने भी रेसिप्रोकेट करते हुए उसको अगेंस्ट यहाँ पर क्या किए, टैरिफ लगा दिए और कहा कि हम ये क्रिटिकल मिनरल्स, जो दुनिया भर में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चरर है चाइना, मोर देन 70 टू 80% दुनिया भर का क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि स्पेशली आपके यूज़ होते हैं आज की डेट में एआई में, एविएशन में, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में, कंप्यूटर्स में, मिसाइल्स में, हर जगह आपको आज की डेट में सेमीकंडक्टर्स देखने को मिलते हैं। उन सेमीकंडक्टर्स में आपको क्रिटिकल मिनरल्स देखने को मिलते हैं, खनिज देखने को मिलते हैं, जिसका मैन्युफैक्चर से लेके प्रोडक्शन तक यहाँ पर चाइना करता है और उसने ग्लोबली इसको अब्रप्ट कर दिया, रोक दिया। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला? एनर्जी, वेपनाइजेशन और फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो रशिया पर एम्बार्गो करते हुए रशिया पर उनके जितने भी एसेट्स थे, जो अमेरिका में थे रशिया के, उसको फ्रीज़ कर दिया यूएसए ने। तो यहाँ पर फाइनेंशियल वेपनाइजेशन किया गया है। एक्सपोर्ट कंट्रोल और टेक्नोलॉजी कंट्रोल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में फ्री ट्रेड को यहाँ पर क्या किया गया है, एक तरीके से बाधित किया गया है। आपको पता होगा फ्री ट्रेड पे बहुत सारे टैरिफ बाय द डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए गए यूएसए के द्वारा और
कॉम्पिटिशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल यहाँ पर चल रहा है, जिसमें भारत भी आपको देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड ग्रोथ में यहाँ पर देखोगे स्टेडीली यहाँ पर इंडिया और ब्राज़ील 2 ऐसी कंट्री रही हैं जिसने एक बेहतर ग्रोथ करते हुए आपको दिखाया है। ठीक है? अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो कि मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ एकदम डिटेल में आपके सामने। तो 4th कॉन्सेक्यूटिव ईयर में इंडिया एक फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है। रियल जीडीपी जो इंडिया की आपको देखने को मिल रही है 7.4% देखने को मिल रही है। ग्रॉस जीवीए 7.3 देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे स्ट्रॉन्ग है इंडिया की इकोनॉमी क्योंकि यहाँ पर 6.8 से लेकर प्रिडिक्ट किया गया है 6.2% तक हम ग्रोथ करेंगे और एक्सपेक्टेशन है कि 7.4 तक हम यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जीडीपी की जब अपन बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे जीडीपी क्या होता है, सी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस यहाँ पर आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और यहाँ पर फिर आपका प्लस हो जाता है x माइनस 1 दैट मीन्स ये जीडीपी का फॉर्मूला आप इसको याद कर सकते हैं। x मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो यहाँ पर हमारी जीडीपी का एक प्रॉपर दिख रहा है कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में देखने को मिल रहे हैं और लास्ट कॉन्सेक्यूटिव ईयर से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में देखने को मिल रहा है। जीवीए क्या होता है भाई? जिसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन। जीवीए अल्टीमेटली शो करता है सप्लाई साइड को कि हम सप्लाई साइड में किस तरीके से हैं, प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, टर्शियरी लेवल पर, कहने का मतलब एग्रीकल्चर के लेवल पे, मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे और सर्विस और गुड्स के लेवल पे हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, सप्लाई साइड में हम कितने बेटर हैं और यहाँ पर भी हम 7.3% से ग्रोथ देखने को हमको मिल रही है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन यहाँ पर बात करी जाए तो वो भी 7% से आपको सबसे हाईएस्ट ग्रोथ करते हुए दिख रहा है। प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब यहाँ पर है हम और आप किस तरीके से चीजें खरीदते हैं। प्राइवेट मतलब हम जनता भारत की यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट जो कि प्राइवेट होता है, जो कि प्राइवेट कंपनीज के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर जो ये जी है वो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट आज की डेट में 12 दशमलव इस बार के बजट में भी यहाँ पर कहा गया है 12.2 लाख करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करने वाली है। 12.2 लाख करोड़ रुपए तक ये भारत जो क्या करने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है। तो ये इंडिया की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। 2021-22 में कोविड था, इसकी वजह से थोड़ा शार्प यहाँ पर डाउन देखने को मिला। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो प्राइवेट कंजम्पशन भी हमारा बेटर है, इन्वेस्टमेंट भी हमारा बेटर है। कुछ यहाँ पर गिरा था 2023-24 में, लेकिन फिर से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा जीवीए भी मैंने आपसे बताया कि एग्रीकल्चरल आउटपुट कितनी है, इंडस्ट्रियल आउटपुट कितनी है और सर्विस आउटपुट कितनी है, ये आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा कैपिटल एक्यूमुलेशन, जिसका मतलब यहाँ पर लॉजिस्टिक रिफॉर्म भी गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। लेबर रिफॉर्म्स भी बहुत सारे किए गए हैं। आपको पता होगा 4 लेबर लॉज लाए गए, कोड लाए गए। बहुत सारे पुराने कानून को चेंज करके यहाँ पर क्या किया, लेबर लॉज लाए गए। टोटल प्रोडक्टिविटी को यहाँ पर डिजिटाइज किया गया है, इंक्रीज किया गया है। स्ट्रॉन्ग मैक्रो फाउंडेशंस यहाँ पर फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगले चैप्टर पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि है फिस्कल डेवलपमेंट। जब हम फिस्कल बात करते हैं तो यहाँ पर बात आ जाती है कि हम लोग फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग एक तरीके से, जो आपको पता है बजट का बेसिक डॉक्यूमेंट ही ये कहता है कि जो बजट है जिसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में हम इस बजट को जानते हैं। और ये जो बजट है इसकी डेफिनेशन यही होती है कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम, रेवेन्यू जिसको बोल देते हैं, इनकम प्लस यहाँ पर क्या लिखते हैं आप, एक्सपेंडिचर लिखते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर 2 चीजें हो जाती हैं। अगर इनकम, ये कल मैंने डिस्कशन में बताया भी था, आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। इनकम अगर ज्यादा हो जाए और एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो इसको बोलते हैं सरप्लस। ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या कर रहे हैं, कमाई 1 रुपए कर रहे हैं, खर्च 98 कर रहे हैं। क्लियर है? जब आपकी इनकम कम हो जाती है एक्सपेंडिचर से, कहने का मतलब आपके खर्चे बढ़ चुके हैं, इसको आप बोलते हैं डेफिसिट। क्या बोलते हैं? डेफिसिट। तो उसी को यहाँ पर देखा जाता है, गवर्नमेंट यहाँ पर कितना खर्च कर रही है अगले वर्ष के लिए और उस खर्च को कंप्लीट करने के लिए उसको कहाँ-कहाँ से आय हो सकती है, कहाँ-कहाँ से वो आय व्यय लेके आ सकती है। तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर देखा जाए तो फिस्कल पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट की एंकर है माइक्रो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस को देखने के लिए। और इसमें आप देखोगे कोविड-19 में अगर भारत सरकार 100 रुपए एक्सपेंडिचर कर रही थी, अगर खर्च कर रही थी, तो उस समय हमारी जो इनकम हुआ करती थी वो होती थी 91 रुपीस या 90.8 रुपीस। कहने का मतलब हम कमा रहे हैं 90 रुपए फॉर एग्जाम्पल, खर्च कर रहे हैं 100 रुपए, तो हमें घाटा कितना का हो रहा था, डेफिसिट कितना का हो रहा था, 9%, 9.2% का हो रहा था। जो कि यहाँ पर आप एफआरबीएम एक्ट की बात करते हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 2003 में लाया गया था। इसमें सरकारों को अपने घाटे को कम करना पड़ता है, जिसमें यहाँ पर सरकारें क्या कर रही हैं, अपनी कमाई के जरिए बढ़ाती हैं और खर्चों को भी यहाँ पर कम किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर देखा जा रहा है कि साल दर साल आपकी डेट में यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम होता नजर आ रहा है। और इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट रहा है, टारगेट रखा गया है 4.4, तो वैसे 4.3 रखा गया है टारगेट और 4.8 तक हम यहाँ पर अचीव कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। दूसरी बात यहाँ पर करते हैं, इस फिस्कल डेवलपमेंट में किस तरह की गवर्नमेंट की नीतियां रही। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो टैक्स, इनकम, ये सारी बातें, रेवेन्यू करी, इसमें मैं थोड़ा और चीजें आपको बताऊंगा, जैसे फिस्कल डेवलपमेंट कैसी नीतियां रही जिसकी वजह से सारी चीजें आई। जैसे रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात कर चुका हूं, जो कि पहले पिछले वर्ष 4.8 था, जो कि घट के इस समय 4.4 हो चुका है, 4.4% हो चुका है।
कोविड में 9.2 था, सबसे ज़्यादा था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सरकार की आय कम हो गई थी, क्योंकि सरकार के टैक्स कम हो गए थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से सरकार की इनकम कम थी। तो सरकार को सब्सिडीज़, सैलरीज़, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें तो चलानी थी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर बोरोइंग लेगी सरकार, उधार लेगी, तो उस समय हमारा घाटा बढ़ चुका था, खर्चे बढ़ चुके थे। दूसरी बात है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़, यहाँ पर अगर आप बात देखेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर जो अ, प्रूडेंट यहाँ पर फिस्कल मैनेजमेंट है, और उसमें जो दुनिया भर की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उसके थ्रू भी हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के थ्रू भी यहाँ पर क्रेडिट बढ़ाया गया है। रिसेंटली अगर आपको पता होगा, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की जो क्रेडिट रेटिंग है, उसमें भारत 18 वर्ष में, 18 सालों में, पहले हमारी रेटिंग जो थी, वो बी माइनस हुआ करती थी। ये बढ़ के अभी की डेट में बी हो चुकी है। अब इसको नॉर्मल कंडीशन पे आ चुकी है 18 वर्ष बाद में। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जब ये रेटिंग अलग-अलग कंपनी, अलग-अलग जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं, करती हैं विश्व भर की, उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर विदेशी निवेश का विश्वास बढ़ता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया की इकोनॉमी पे क्या बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो इंडिया के अंदर ज़्यादा एफडीआई, ज़्यादा एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को लेकर आते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो इम्प्रूव हो चुका है यहाँ पर रेवेन्यू बॉयंसी, कंटिन्यू है एम्फेसिस हमारा कैपेक्स। जैसा मैंने आपको बताया कि हर साल गवर्नमेंट यहाँ पर कैपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में चीज़ें बढ़ोतरी कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। इस बार की अगर बात करी जाए तो 12.2 लाख करोड़ रुपीज़ अलॉट किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ कैपेक्स के लिए। ठीक है? ट्रांसपेरेंसी, फिस्कल ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, ये सारी बातें करी जा रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात देखोगे, तो पिछले वर्ष अगर अ, इसके कंपैरेटिव में अगर बात करते हैं, रेवेन्यू बॉयंसी का मतलब क्या है? रेवेन्यू बॉयंसी का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू आपका जीडीपी के लेवल पे कितना बढ़ रहा है, रेसिप्रोकली कितना बढ़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर सीधी बात है, ऑब्वियस सी बात है, जब टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है सर, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है? येलो में जो आपको नज़र आ रहा है, ये है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे अभी तो जीएसटी हो गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है? पहले आपके एंटरटेनमेंट टैक्स, अदर टैक्स, आपके सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ठीक है? ये सब लगा करते थे। कोविड में अगर आप बात करेंगे, तो पहले 52% आपका डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था। सॉरी, 1 सेकंड, हाँ, 52% डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, और 48% आपका क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्स। वहीं पर अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हाँ, डायरेक्ट टैक्स की यहाँ पर मात्रा, सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स की मात्रा यहाँ पर कम हुई है, जो कि पहले इनडायरेक्ट टैक्स कितना हुआ करता था, 48%, अभी वो क्या हो गया है, इनडायरेक्ट टैक्स कम हो गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये भी बता रहा है यहाँ पे कि डायरेक्ट टैक्स यहाँ पर बढ़ रहा है। और डायरेक्ट टैक्स कैसे बढ़ रहा है, आपको पता लगा होगा भाई, 2022, 21-22 में 140 करोड़ की जनसंख्या में अगर आप बात कर लें, 135-140 करोड़ की जनसंख्या में 6.9 करोड़ टैक्स पेयर्स थे। अभी उनकी संख्या बढ़कर 9.2 करोड़ हो चुकी है। डायरेक्ट टैक्स ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन जीएसटी सभी लोग देते हैं। आप और मैं जो भी चीज़ खरीदते हैं, उस पे जीएसटी यहाँ पर हम सभी भरते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो यहाँ पर 9.2 करोड़ पीपल, 144 करोड़ आज की डेट में अगर आप देखोगे, तो इतनी हमारी जनसंख्या है, 1.44, सॉरी 1 पॉइंट नहीं होगा ये, ठीक है, 144, 144 करोड़ जनसंख्या है हमारी, ये भी यहाँ पर क्या कर रही है, टैक्स पे कर रही है। तो ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जो ग्रॉस कलेक्शन यहाँ पे बात मैंने लिखी हुई है, सारी आपको समझ में आ रही होगी, सारी बातें मैंने समझाई। फिस्कल एफआरबीएम एक्ट, ऑब्वियस सी बात है, 2003 में इसको लाया गया था, अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आ चुका हूँ, और ये जीएस3, जीएस2, जीएस4, इस सब में ये भी लिखा हुआ है कि कौन-कौन से यूपीएससी के अलग-अलग एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। फिस्कल डेफिसिट हमारे टोटल जीडीपी का 3% है। वैसे अगर इसको अमाउंट में निकालोगे, तो ये एक बड़ा अमाउंट आपको देखने को मिलेगा, अप्रॉक्सिमेटली 13 लाख करोड़, और इस बार का जो हमारा बजट है, वो 53 लाख करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ा अमाउंट है, बट इसको हम जीडीपी से काउंट करते हैं। ये क्या है? ये हमारा बजट है, ठीक है? बजट से अगर आप काउंट करते हो कि इस बार का हम उधार घाटा कितना होगा, हमको इतना होगा, और ये हम कहीं न कहीं उधारी से लेके आएँगे, ये पैसा कहीं न कहीं हम डेट से कवर करेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर इसको हम जीडीपी से काउंट करते हैं, जो टोटल काउंट अगर आप बात देखोगे, करंटली हमारी जीडीपी है, वो अप्रॉक्सिमेटली अ, ती अ, 380 लाख करोड़ रुपए की है, और उसमें 3% हमारा ये टोटल जो है फिस्कल डेफिसिट है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है? इसमें बात बताई गई है कि अनकंडीशनल जो कैश ट्रांसफर हो रहे हैं, वो हमारे टोटल बजट के, टोटल स्पेंडिंग्स का अप्रॉक्सिमेटली 1.7 लाख करोड़ रुपीज़ है। जो लाडली बहन, ठीक है? लाडली बेटी, ठीक है? ये सारी अलग-अलग जो रेवड़ियाँ, जिसको गवर्नमेंट ने अलग-अलग समय पे कहा है, लेकिन अभी उसको यहाँ पर बढ़ाई जा रही है गवर्नमेंट, ठीक है? अनकंडीशनल, क्योंकि ये क्या है, सरकार बीच में इसको बंद नहीं कर सकती, क्योंकि कंडीशंस नहीं है। अदर अलग कंट्रीज़ में अगर आप बात करें, तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर कंडीशंस के रूप में यहाँ पर ये जो जितने भी कैश ट्रांसफर्स किए गए कंडीशंस के साथ में, जैसे चाइना में या अदर कंट्रीज़ में, वहाँ पर क्या किया भाई, कि आप इस पैसे को अगर ले रहे हो, तो उसको एक अलग एंटरप्रेन्योरशिप में, रोज़गार में, स्किल सीखने में, इन जगह लगाओ, और उसका परफॉर्मेंस अगर आपको दिखाई देता है, तब वो यहाँ पर सरकार और उसको क्या करेगी, और यहाँ पर पैसा आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएगी। क्लियर है? जो कि स्टेट्स में 5 फोल्ड यहाँ पर 5 गुना बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा फिस्कल इम्पैक्ट। इससे क्या है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है स्टेट्स का, वो कम होता चला जा रहा है। जिसके साथ-साथ में यहाँ पर क्या है, इसका कोई सनसेट नहीं है। कब बंद होगी इस तरह की अनकंडीशनल
कैश ट्रांसफर इसका कोई पता नहीं है, लॉन्ग टर्म रिजिडिटी है, लंबे समय तक ये खींच सकता है। आज दे रहे हो, फिर अगला चुनाव किसी स्टेट में आएगा, फिर वहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पे कहीं न कहीं पॉपुलस चीज़ों को लाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करी जाती है। स्टेट की इकोनॉमी इससे बहुत ज़्यादा हार्म हो रही है। आपको पता है कि पहले जो सरप्लस था स्टेट का, मतलब कहने का मतलब इनकम ज़्यादा थी और एक्सपेंडिचर कम था यहाँ पे, वो 2018-19 में 19 स्टेट का था। 2024-25 में ये 11 स्टेट का ही बचा। कहने का मतलब यहाँ पर 8 स्टेट ऐसे हैं जो अभी घाटे में चल रहे हैं अपने बजट में। किसमें चल रहे हैं भाई? घाटे में चल रहे हैं अपने बजट में। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करी। चलिए थोड़ा डिटेल में और बात करते हैं इसमें हम लोग। रोबस्ट यहाँ पर ई-वे बिल में भी इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जीएसटी कलेक्शन भी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, जीएसटी कलेक्शन। और अभी रिसेंटली जीएसटी में 2 तरीके से इम्पैक्ट किया गया है। आपको पता होगा कि 5% और 18% ही जीएसटी रखा गया है और 40% भी रखा गया है। ये 40% जितने भी आपके टोबैको गुड्स होते हैं, सिन गुड्स या लग्ज़री कार्स उन पे लगाया गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, सिन गुड्स पे। कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड के लिए यहाँ पर इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी गवर्नमेंट के द्वारा अलग-अलग लेवल पे यहाँ पर किए गए हैं। मनी मॉनिटरी, ये बात करता है आरबीआई के लेवल पे कि आरबीआई ने, क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई जब रेपो में चेंजेस करता है और उसी के थ्रू बैंक्स अपने जो लोन्स होते हैं, जो लोन वो देते हैं, ठीक है? जो इंटरेस्ट रेट वो देते हैं लोन, उनमें यहाँ पर चेंजेस लाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है कि बैंक की जो डेफिनिशन है, उसमें सिंपल सी बात लिखी है, बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट द क्रेडिट दैट एक्सेप्ट द सेविंग्स, पैसा लेगा यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पर क्रेडिट प्रोवाइड कराएगा, उधार प्रोवाइड कराएगा। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? सेक्शन 5 बी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट जो बैंक हैं, वो अपनी जेब से तो ऐसा नहीं भाई लोन दे देते हैं। वो आपसे पैसा लेते हैं और उसी को फर्दर आपको क्या करते हैं, बैंक अपने पास एक तरीके से पैसा जमा रखता है और उस जमा पैसे को फर्दर आगे बढ़ाता है लोन के रूप में, फर्दर आगे देता है। अब यहाँ पर ये बात बोली गई है कि इफेक्टिव ट्रांज़ैक्शन हो रहा है मॉनेटरी पॉलिसी का, कि जो आरबीआई जिस तरीके से अगर मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को यदि कम कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं रेप्लिकेट कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है बैंकों के पास भी, और बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट को भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर डे बाय डे आपको देखने को मिल रहा है। प्लस उसके साथ-साथ में यहाँ पर अलग-अलग एमएसएमईज़ में क्रेडिट बढ़ रहा है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ में क्रेडिट बढ़ रहा है। साथ-साथ में जो नेशनल ग्रॉस एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? बैंक ने आपसे तो पैसा ले लिया, लेकिन बैंक क्या करता है, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट को लोन प्रोवाइड कराता है। कुछ कॉर्पोरेट्स होते हैं या कुछ यहाँ पर होते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, उस पैसे को वापस कर देते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे वो पैसा वापस नहीं करते हैं। जब वो ईएमआई नहीं आती है, और ऐसा कहा जाता है कि लास्ट ईएमआई के या लास्ट जो भी है, उसके 90 डेज़ के बाद में जो अमाउंट होता है, जो बैंक के लिए पहले एसेट था, वो अब काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो कहलाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्लियर? पहले ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट 11.2% के हिसाब से था, जो कि कम होते हुए राइट नाउ 2.2 पे पहुँच चुका है। अल्टीमेटली जो बैंकों का यहाँ पर एक तरीके से व्यर्थ गया हुआ पैसा था, वो कम हो गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है? अब इसी के तो नीरव मोदी, विजय माल्या लोग एनपीए बढ़ा-बढ़ा के भाग गए थे, यदि आपको पता होगा। ठीक है? उसके साथ-साथ में यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट करी गई है, थोड़ा मैं यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपका। ठीक है? ये हो गया आपका। ठीक है? तो जो हमारा ग्रॉस परफॉर्मिंग एसेट है 2.2% आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है? नेट एनपीए जो है वो 0.5 पे आ गया है। क्रेडिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, कहने का मतलब पिछले साल अगर मान लीजिए 100 करोड़ रुपए दिए गए थे, तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रोथ कितना दिख रही है, 14.5 दैट मीन्स कि इस साल यहाँ पर 114.5 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए। तो ये बढ़ रहा है साल दर साल। रिफ्लेक्ट कर रहा है बैलेंस शीट जो कि बैंक की क्लियर हो रही है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। और प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके तहत अगर आप बात करोगे तो 55.02 करोड़ यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपके अकाउंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो 12 करोड़ यहाँ पर आपको देखने को मिले, 25% तो यहाँ पर क्या है भाई, वुमेन्स हैं। अलग-अलग गिफ्ट सिटीज़, इस तरीके से आप अगर देखोगे तो ये मैं अलग से आपको एक डेटा लेके आया हूँ। 21 तारीख का डेटा आपके सामने दिख रहा होगा कि जिसमें टोटल यहाँ पर कितने बेनिफिशियरीज़ हैं राइट नाउ। अगर आप बात देखोगे तो 57.49 करंटली यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन योजना के बेनिफिशियरीज़ हैं, जिसके अंदर एप्रोक्सिमेटली यहाँ पर 2,87,567 यहाँ पर 0.31 करोड़ रुपए डिपॉज़िट किए जा चुके हैं, और उसपे रुपे कार्ड जो इंट्रोड्यूस हो चुका है वो 59.76 करोड़ अभी तक यहाँ पर क्या हो चुके हैं, रुपे कार्ड इंट्रोड्यूस हो चुके हैं इन सभी पे। इसमें अगर बात करोगे तो फीमेल बेनिफिशियरीज़ कितनी है, मेट्रो बेनिफिशियरीज़ कितनी है, ये सारी बातें भी डिटेल में आपके सामने लाई गई हैं। अब इसमें अगर आप बात करो तो इससे क्या देखने को मिल रहा है? अटल पेंशन योजना के तहत आपको पेंशन्स भी देखने को मिल रही है, जिसमें अगर आप यहाँ पर बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल अटल पेंशन योजना के अंदर भी इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। नेशनल पेंशन स्कीम में भी यहाँ पर पहले अटल पेंशन योजना के अंदर करीबन 24.6 लाख थे, अभी वो बढ़ के कितने हो गए हैं, 6 यहाँ पर 6 करोड़ 41 लाख हो गए हैं। ठीक है? तो ये इंक्रीज़ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एनपीएस में भी आपको
एसेट अंडर द मैनेजमेंट भी देखने को मिल रहा है। टुवर्ड्स इंश्योरेंस, आपको पता है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट 2047 तक है। सभी को इंश्योरेंस मिलना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर अब इंश्योरेंस की बात कर लीजिए, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो। नॉन लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है जनरल इंश्योरेंस, जैसे कार इंश्योरेंस होता है आपका, ठीक है? ठीक है? अलग तरह के इंश्योरेंस होते हैं। उसमें भी आपको इंक्रीज़ आपको देखने को मिल रहा है। एप्रोक्सिमेटली अगर आप यहाँ पर बात करें, तो करंटली इंश्योरेंस जो है, वो एप्रोक्सिमेटली 8.9 लाख करोड़ तक यहाँ पर इंश्योरेंस पहुँच चुका है। ये प्रॉपर आपको प्रीमियम के रूप में भी दिखाई दे रहा है, लाइफ इंश्योरेंस पेड में भी दिखाई दे रहा है और एक्सपेंडेड इंश्योरेंस में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा ये सारी बातें, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि धीरे-धीरे, 1 सेकंड, हाँ, जैसे-जैसे आपको पता है आईपीओ आईपीओ बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो भी हमारी क्रेडिट सॉरी 1 मिनट, कैपिटल मार्केट होती है, ठीक है? जो हमारी कैपिटल मार्केट होती है, वहाँ पर क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट से पैसा आगे बढ़ते हुए कैपिटल मार्केट में आता है और यहाँ पर जो भी कंपनी क्रेडिट पे पैसा अल्टीमेटली यहाँ पर अपना शेयर आईपीओ निकालती है, अपने शेयर्स निकालती है, अपनी इक्विटी निकालती है, उसको हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। तो नई-नई कंपनियाँ आ रही हैं मार्केट के अंदर, नया-नया आईपीओ लेके आ रही हैं। आप अगर देखोगे 2023 में 164 ही था, 24 में 272 ही था, जो बढ़ के यहाँ पर 25 में कितना हो गया था 320 और अप्रैल से सिर्फ नवंबर तक का डेटा आया है 260 का। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ में अगर आप बात देखोगे, माइक्रो क्रेडिट में भी यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे पीएम मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें कोलैटरल फ्री मतलब कि बिना किसी प्रकार से यहाँ पर किसी चीज़ को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह के लोन भी यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और खासकर इसमें विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ोतरी दी जा रही है। ये देखिए आपके खासकर यहाँ पर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप 69% माइक्रो लोन्स के अंदर आपको देखने को, माइक्रो क्रेडिट्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा है और इसके अंदर भी जो एससी, एसटी और ओबीसी है, पीएम स्वनिधि योजना, स्वामित्व बोल रहा हूँ मैं, इसके अंदर भी स्टेट वेंडर्स को यहाँ पर ये योजना शुरू की गई, उसको भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। जिसके तरीके से बताया जा रहा है कि हेल्दी क्रेडिट पैरामीटर्स में भी यहाँ पर इंक्रीज़ आपको देखने को मिल रहा है। 4th चैप्टर पे बात करी जाए, तो एक्सटर्नल सेक्टर्स जितने भी हैं, एक्सटर्नल सेक्टर्स क्या है भाई? ट्रेड, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी देश सर्वगुण संपन्न तो होता नहीं है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो चीज़ें बाहर बना के बेचते हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं और जो बाहर से चीज़ें मँगाते हैं, वो हम क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट बताते हैं और हमारे इम्पोर्ट बिल तो ऑब्वियस सी बात है हाई है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इन इम्पोर्ट्स बिल को अगर बात करी जाए तो एक बुक में मेंटेन किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर? इसको ऐसे समझ लो कि ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है और इसके अंदर, सॉरी 1 सेकंड, ठीक है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और ये होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। समझ गए होंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही बैलेंस ऑफ ट्रेड पार्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड छोटा होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा होता है। अब इसी के अंदर हम किसी कंट्रीज़ से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाइना से इतना सामान मँगा रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे अपने लिए इम्पोर्ट और चाइना के लिए हम कोई चीज़ अगर जो भेज रहे हैं, वो बोलेंगे हमारे लिए एक्सपोर्ट। तो ये दोनों मेंटेन किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है? अब यूजुअली देखा ये जाता है कि जब हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है? और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, डेफ़िसिट कहलाता है, क्लियर है? और इसी को हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफ़िसिट। क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट डेफ़िसिट। इंडिया जो है 2 इकोनॉमिक क्राइसिस से, जो इंडियन इकोनॉमी है, वो 2 इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है। एक तरफ है आपका फिस्कल डेफ़िसिट, एक तरफ है आपका फिस्कल डेफ़िसिट, आपका सरकार का घाटा, जहाँ पे सरकार की कमाई कम हो रही है और सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है? फिस्कल डेफ़िसिट और दूसरा हो जाता है आपका करंट अकाउंट डेफ़िसिट, जिसके अंदर यहाँ पर क्या है भाई, देश के इम्पोर्ट जो हैं, वो बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा होगा, तो हमें एक्स्ट्रा डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब हमें एक्स्ट्रा डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, रूपी क्या होगा, कमज़ोर होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, डॉलर मजबूत होगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिली। बेसिक्स मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये मैंने कल के टॉपिक में नहीं बताया था, जो कि मैंने बजट का टॉपिक बताया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको चीज़ें समझाते हुए और डिटेल में इसमें डिस्कशन किया है। ट्रेड ग्रोथ देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, टैरिफ लगे हमारे ऊपर, जिसकी वजह से ट्रेड हमारा घटा है। लेकिन यूजुअली अगर आप यहाँ पर बात करोगे, इंडिया ने बहुत सारे एफटीए भी रिसेंटली बहुत सारे एफटीए साइन किए हैं। अप्रॉक्सिमेटली अगर बात करें 2022 से लेके 7-8 एफटीए हम लोग यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। टैरिफ, टर्म टेंशन, टैरिफ बढ़ चुका है राइट नाउ और बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया का जो है यहाँ पर जो है, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो दूसरी बात अगर हम यहाँ पर कहें, 2024 में हमारे अगर एक्सपोर्ट्स जो थे, वो इतने थे और दूसरी बात हमारे एक्सपोर्ट क्या कर गए, यहाँ पर बढ़ गए। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर बात करोगे और ये क्या है, हमारे इम्पोर्ट है, तो ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट और ये हो गया हमारा इम्पोर्ट। क्लियर? उस समय हमारे जो आज की डेट में आप बात करेंगे, तो ये हमारे एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों ही बढ़ गए, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि डेफिसिट के रूप में दिखाई दे रहा है। ये भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्लियर? अब खासकर अगर बात कर लें, तो सबसे बड़ा तो पेट्रोलियम, ज्वेलरी, नॉन जेम्स यही है, क्योंकि हमारा जो 80 टू 85% ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो हम दुनिया से इम्पोर्ट ही कर रहे होते हैं। क्लियर है?
तो ये आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में इंडिया एक ऐसा नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा यहाँ पे एक बात लिखी हुई थी मर्चेंडाइज़, मर्चेंडाइज़ का मतलब होता है गुड्स, ये बात समझिएगा, ठीक है? ट्रेड करने वाला, ठीक है? गुड्स एंड सर्विसेज़, ठीक है? तो दूसरी बात अगर हम यहाँ पर कहें, सर्विसेज़ में इंडिया क्या है भाई एक्सपोर्ट कर रहा है, सर्विसेज़ में इंडिया क्या कर रहा है एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वज़ह से हमारे ये बिल्स होते हैं वो क्या करते हैं थोड़े से कम हो जाते हैं। कहने का मतलब जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स के और एक्सपोर्ट्स हैं हमारे किसके, इसको इस तरह समझाता हूँ मैं आपका, ठीक है? इस तरह से आपको समझ में आएगा। जो हमारा इम्पोर्ट बिल है वो हाई है, जो हमारा एक्सपोर्ट बिल है वो क्या है? कम है इन टर्म्स ऑफ गुड्स, मर्चेंडाइज़ गुड्स जो होते हैं उसमें। लेकिन जब हम सर्विसेज़ की बात करते हैं तो उसमें क्या है हमारे इम्पोर्ट्स कम हैं, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं सर्विसेज़ में, ये बात समझिएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल किन-किन क्षेत्रों में अगर बात करी जाए तो अलग-अलग क्षेत्रों में हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी इंडस्ट्री में, ठीक है? कंसल्टेंसी में, फाइनेंस में, इन सब जगह हमारे क्या आ रहे हैं सर्विसेज़, हेल्थ में, ठीक है? ये सर्विसेज़ हमारी क्या हो रही हैं? एक्सपोर्ट हो रही होती हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा-सा हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो क्या होता है? न्यूट्रलाइज़ हो जाता है। अब इस बीच में अगर आप बात करोगे तो टोटल 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं, अच्छे से बताया गया जैसे कि 2021 में मॉरिशस के साथ में हम लोगों ने सीएसीपी साइन किया, यूएई के साथ में कैपा साइन किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक्टा 2022 में और यहाँ पर टेपा साइन किया किसके साथ में? ईएफटीए के साथ में। और अभी यहाँ पर बात चल रही है जैसे रिसेंटली यूके के साथ में एक्टा भी हम लोगों ने साइन कर लिया है, ओमान में भी इम्प्लीमेंट होना है और रिसेंटली यूरोपियन यूनियन मदर ऑफ ऑल ट्रेड भी यहाँ पर कहा जा रहा है। ये भी हम लोगों ने क्या किए हैं भैया? क्या किए? ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर हम लोगों ने किया है। 8th फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मदर ऑफ ऑल डील मॉरिशस के साथ में कैपा, फर्स्ट एवर डील विद अफ्रीका मॉरिशस के साथ में, उसके साथ में कैपा, एक्टा, ठीक है? ये सारी-सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर देख डाली। चलिए अगली बात कर लेते हैं इस पे कुछ। हाँ, डेफ़िसिट हमारा यहाँ पर जो है बढ़ता जा रहा है। ये कंसर्न की बात है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर डेफ़िसिट बढ़ेगा तो हमको और डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर साथ-साथ में यहाँ पर ये कहा गया है कि हमारे जो डिजिटल इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता होगा रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पर अ, डेटा सेंटर्स के लिए टैक्स हेवन की बात करी गई है भैया यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा अगर डेटा सेंटर 2047 तक भारत में कोई डेटा सेंटर्स बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि डेटा सेंटर्स क्यों ज़रूरी है? ऑब्वियस सी बात है आज हम जब एआई की बात कर रहे हैं, तो एआई को डेटा चाहिए प्रोसेस करने के लिए, ठीक है? उन पे जब डेटा होगा तभी वो प्रोसेस करेंगे ना, तो वो डेटा सेंटर्स इंडिया में बनाए जाएँगे, जिसके लिए भारत सरकार यहाँ पर ये कह रही है, विदेशों से डेटा में एआई में जितना भी इन्वेस्टमेंट आएगा और अगर वो भारत की ज़मीन पर होता है, तो उसके लिए कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा 2047 तक। इस बार के बजट में अनाउंस किया गया है। तो चलिए वो हम नेक्स्ट चैप्टर में लेके आएँगे बजट की सारी डिटेल्स आपके सामने। ये बात हो रही है रिज़र्व्स की। हमारे रिज़र्व्स आज की डेट में डबल हो चुके हैं और ये रिज़र्व्स कवर करते हैं, कितने कवर करते हैं अगर आप बात करोगे पहले 2015 में 341.6 बिलियन यूएस डॉलर के हमारे पास में क्या थे? फॉरेक्स रिज़र्व्स थे, ठीक है? करंटली इंडिया के पास में 704 दशम सॉरी 701.4 701.4 बिलियन यूएस डॉलर का हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज है। डेट टू जीडीपी रेशियो भी हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले डेट जीडीपी पे जितना कर्जा था, वो यहाँ पर कम हो रहा है। साथ-साथ में करंट अकाउंट डेफिसिट भी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई पहले हाफ फाइनेंशियल ईयर में हमारा कम हो गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर इम्पोर्ट कवर को भी बताया गया कि पहले अगर आज की डेट में इतना पैसा है हमारे पास, तो पहले हम सिर्फ़ क्या कर पा रहे थे, 9 महीने ही अगर किसी तरीके से हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए दुनिया भर से ट्रेड या डॉलर नहीं आता है हमारे पास में, तो इतनी फॉरेक्स करेंसी है कि हम पहले 9 महीने के आस-पास सर्वाइव कर सकते थे, अब वो हम 11 महीने के आस-पास सर्वाइव कर सकते हैं, इतना बफर है हमारे पास में इम्पोर्ट करने के लिए। आई होप ये जो पहले 3 से 4 पॉइंट होते हैं, 4 चैप्टर्स हैं, ये बड़े ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, खासकर यूपीएससी जैसे एग्ज़ामिनेशन के लिए और बैंक एग्ज़ामिनेशन के लिए। ये हमको चीज़ें समझ में इन्फ्लेशन ऑब्वियस सी बात है, महँगाई इसके लिए आरबीआई ने एक टारगेट सेट किया हुआ है, टारगेटेड इन्फ्लेशन जिसको हम लोग बोलते हैं 4 ± 2% और इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी हर बाई-मंथली यहाँ पर जो है सेटिंग करती है जिसके अंदर आप बात करेंगे, तो टोटल मेंबर कितने होते हैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल रिड्यूस किया जा रहा है गवर्नमेंट के अंदर ऑब्वियस सी बात है। ये यहाँ पर जिसमें अगर बात करोगे अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। सी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 1.4% सॉरी 1.7% देखने को मिल रहा है। फ्यूल और फूड में मॉडरेट लेवल पे इन्फ्लेशन चल रही है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे क्लियर। और यहाँ पर अगर दुनिया भर में कंपेयर करोगे तो इंडिया जो है एक तरीके से इन्फ्लेशन को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर माइनस तक में रखने में रहा है, क्लियर? पल्सेस और इन सब पे तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है धीरे-धीरे। उसमें एक और यहाँ पे डेटा था, 1 सेकंड हाँ, यहाँ पे कि पिछले कुछ समय में यहाँ पल्सेस पे बहुत हाई इन्फ्लेशन आपको देखने को मिला। धीरे-धीरे यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल करते हुए पल्सेस पर दालें, जो यहाँ पर भारत में भी उगाई जाती हैं और हम बाहर से इम्पोर्ट भी करते हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इवन दो एग्रीकल्चर की बात कर ली जाए, तो एग्रीकल्चर में हमारी प्रोडक्टिविटी की बात करी जाए, सिक्योरिटी की बात करी जाए, ग्रोथ की बात करी जाए, तो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करिए, तो यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में 4.7% की ग्रोथ, क्रॉप में 4% की ग्रोथ, लाइव स्टॉक्स मतलब पशुपालन में 6.1% की ग्रोथ और फिशरीज़ में
7.2% की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर आप बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है? इतने मैट्रिक टन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं भैया, बढ़ गया है। पहले से हमारा इतना मैट्रिक टन इंक्रीज़ कर चुका है। हॉर्टिकल्चर, फिश प्रोडक्शन 140% यहाँ पर 2014 से लेकर 2024 में यहाँ पर बढ़ चुका है। पीएम किसान में गवर्नमेंट ट्रांसफर कर चुकी है 4.09 लाख करोड़ रुपीज़। उसी के साथ में ई-नैम, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। तो ये सारी की सारी डिटेल में यहाँ पर मैं क्वेश्चन्स भी लेके आया हूँ। गवर्नमेंट की अलग-अलग सपोर्ट करने वाली पॉलिसीज़ जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड अदर मिशंस, ऑयल सीड, पाम ऑयल, कृषि विज्ञान केंद्र, एफपीओज़, फसल बीमा योजना, ठीक है? डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन, इन सब पे बात करी गई है कि इन सभी के थ्रू इनपुट डाले गए जिसकी वजह से आपको जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, फर्टिलाइजर, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर ये रिजल्ट आपको देखने को मिला। जैसे इनकम सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा पीएम किसान निधि, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी और आपका पीएम मानधन योजना। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं 7 चैप्टर यस सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में बात करी जाए तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया का ग्लोबल हब है राइट नाउ इंडिया, ठीक है? सर्विस तो हम ऑब्वियस सी बात है क्या कर रहे होते हैं भैया, एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं दुनिया भर में, ठीक है? खासकर आप बात कर लें सॉफ्टवेयर में, स्पेशली प्रोफेशनल्स, मैनेजमेंट्स, ठीक है? ये सब हम क्या कर रहे हैं दुनिया भर में, एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे देखो ज़रा, हाँ, इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर है। 80% टोटल इसके थ्रू हमारा एफडीआई इनफ्लो आता है। कॉन्सेप्ट इसमें आप देखोगे तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल इकोनॉमी ग्लोबली बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे एक मार्केट ट्रेंड ये भी देखने को मिल रहा है कि गिग इकोनॉमी भी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है? ग्लोबली अगर बात करी जाए। तो पहले 77 लाख गिग इकोनॉमी थी। गिग इकोनॉमी वो जो टेम्परेरी वर्क नहीं होता है, जो एक तरीके से एडिशनल वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है? जैसे कैब ड्राइवर्स हो गए, ठीक है? ज़ेप्टो है, ज़ोमैटो है एंड अलग-अलग, ठीक है? इसके भी कंसर्न्स आपको देखने को मिले हैं रिसेंटली और इसमें अंदर बहुत सारे चैलेंजेस पे भी यहाँ पर बात करी गई कि जिनकी इनकम है ना, वो 40% अर्न बिलो जो एक 15,000 से भी कम इनकम यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं, 40% ज़्यादा लोग प 15,000 से भी कम इनकम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। इसके अलावा इसकी वजह से क्या हो रहा है, वेज और एल्गोरिदम की वजह से यहाँ पर वेज एलोकेशन किया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर सर्वे ने रिकमेंड किया है लेबर कोड को और फॉर्मलाइज़ करना चाहिए, फिजिकल इंक्लूजन बनाना चाहिए, इनकी सोशल सिक्योरिटी बनानी चाहिए, इनको कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है? अर्बन यहाँ पर ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर कर डाली। सर्विस सेक्टर और सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंक्रीज़ हो रही है हमारी प्रोफेशनल मैनेजमेंट में भी पहले हम 11% यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करा रहे थे 2016 से 2020 के बीच में पर्पल में, ऑरेंज में यहाँ पर देखोगे 2023 से 24 के बीच में हम लोग यहाँ पर 25.9 प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ में एयर पैसेंजर्स भी हमारे बढ़े हैं, मतलब एयरपोर्ट से उड़ने वाले एयर कार्गो भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है और पोर्ट भी कार्गो भी और इवन दो रेलवे फ्रिगेट भी मतलब जो माल वाहक होता है, रेलवे गाड़ी भेज रही होती है, वो भी हमारी इंक्रीज़ की हैं। तो ये अलग-अलग यहाँ पर फॉरेन सैटेलाइट्स इंडिया ने लॉन्च करी, मिशंस फॉरेन लॉन्च किए, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, इसको आप इत्मीनान से समझ सकते हैं। ठीक है? मीडिया एंटरटेनमेंट रिसेंटली इंक्रीज़ किया गया। अच्छा इसमें एक बात और, यहाँ पे ऑरेंज इकोनॉमी की बात करी गई है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन डेफिनिटली आने की संभावना है, क्योंकि अब गवर्नमेंट यहाँ पर बात कर रही है जो लाइव एंटरटेनमेंट आज की डेट में जो कंटेंट इंडस्ट्री है, खास करके हम बात कर लें यहाँ पे आपकी रील मेकिंग, ठीक है? यूट्यूब, ठीक है? इन सब पे यहाँ पर गवर्नमेंट भी यहाँ पे क्या कर रही है अब फ़ोकस करने पर कह रही है कि इसके लिए मुंबई में इंस्टीट्यूशंस ओपन किए जाएँगे जो प्रॉपर इसकी नॉलेज पे, इसके इंस्टीट्यूशनलाइज़ेशन पे काम करेंगे। डिजिटल मीडिया आपका ग्रो कर रहा है, गेमिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स ग्रो कर रहा है इंडिया में। रियल एस्टेट भारत में ज़मीन उस पे भी ग्रो कर रही है। तो ये सब पूरा-पूरा एक अच्छी इमेज यहाँ पर दिखाते हुए नज़र आ रहा है। इस पे बात करूँगा इसके फ्लॉज़ क्या हैं? इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारे लीप देखने को मिले, ग्रोथ देखने को मिली। पीएलआई प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक स्पीड इन्वेस्टमेंट में 2 लाख करोड़ रुपए आउटपुट में यहाँ पर जॉब इससे क्रिएट हुए हैं 12.6 लाख जॉब क्रिएट हुए हैं। जीवीए यहाँ पर इंडस्ट्री का 7% रहा है जैसे मैंने ना इनका आउटपुट कितना रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया, इन्वेस्टमेंट 1.6 लाख करोड़ 10 प्रोजेक्ट। मेरा क्वेश्चन है कितने-कितने स्टेट में, पर्टिकुलरली स्टेट में कौन-कौन से स्टेट में क्वेश्चन का आंसर करिएगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जा रहे हैं। ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर बात करी जाए तो ये सारे सेक्टर्स हैं। जैसे कि एमएसएमई की बात कर लें, तो मैन्युफैक्चरिंग की आउटपुट अगर बात कर लो, तो 35.4% मैन्युफैक्चरिंग देता है। एक्सपोर्ट एमएसएमई का 48.58% है। हमारी जीडीपी में योगदान 31.1% है। और कोर एंटरप्रेन्योरशिप उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की आप बात कर लें तो 32.82 करोड़ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डेटा है ये, इसको आप कोट कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ से चांसेस बहुत सारे हैं क्वेश्चंस आने के संभावना। तो बस फिर से यहाँ पे क्या है भाई इंडस्ट्री में जैसे कि आप बात कर लीजिए आपको पता होगा ट्रिपल सी फ्रेंड्स, ठीक है? इसको हम लोग कोर इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं। जैसे सीमेंट, क्रूड, कोल, फर्टिलाइजर्स, रिन्यूएबल एनर्जीज, ठीक है? और आपका नेचुरल गैस और स्टील, इस तरीके से आपकी एनर्जीज़ अलग-अलग होती है। कोल में भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक कोल मतलब हमारे घर में ही हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्रोथ करते हुए नज़र आ रहे हैं।
तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट ईवीज़ में भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऑटोमोबाइल में भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ-साथ में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पर भी हम लोग पहले 0.18% से ग्रोथ कर रहे थे, अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं भैया, फ 4 पॉइंट सॉरी 5.4% यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। उसके साथ-साथ में अगर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात कर ली जाए, उसमें भी भारत की रैंकिंग 41 से अभी 38 पर पहुँच चुकी है, 38 पर पहुँच चुकी है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेडमार्क जो हैं, वो हमारे इंक्रीज़ कर रहे हैं। पोटेंशियली ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। इसके साथ-साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ग्लोबली एंटरप्रेन्योरशिप में इंडिया आपका पॉलिसी में 12th रैंक पे है, 4th में हम ट्रेडमार्क में हैं, 6th में हम पेटेंट पे हैं, 7th पे हम बात करी जाए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में आपको देखने को मिलेंगे ऑर्गनाइजेशन में। इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो ऑब्वियस सी बात है, कैपेक्स जिसको बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बात समझिएगा। देखिए, ठीक है? जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है कि सरकार ने जनता से पैसा लिया और उसको कहीं न कहीं सैलरीज़ में, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरीज़ में हो गई और स्कीम्स में हो गई, ठीक है? अलग-अलग, ठीक है, पेंशन्स में हो गई, इंटरेस्ट में हो गई, उनमें यहाँ पर प्रोवाइड करती है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। उस तरीके से एक जो पैसा आता है, वो कहीं न कहीं उधार का या डिसइन्वेस्टमेंट का, डेट का आता है, उसको सरकार कैपेक्स में डालती है। ये कैपेक्स क्या है सर? कैपेक्स अल्टीमेटली नई इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी की डेट में आपको पता होगा कि 7 नए स्पीड कॉरिडोर, 7 नए यहाँ पर हाई स्पीड कॉरिडोर गवर्नमेंट बना रही है। गवर्नमेंट कह रही है हमने नए आईआईएम बनाए, नए आईआईटीज़ बनाए, ठीक है? ये सारी बात, जिसमें अगर आप बात करोगे तो 15.8 लाख करोड़ की यहाँ पर गवर्नमेंट बात कर रही है कि हम हाईवेज़, हाई स्पीड कॉरिडोर, रेलवेज़, वाटरवेज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सप्लाई, ठीक है? डिजिटल कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड, ठीक है? इन सभी जगहों पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जल जीवन मिशन जैसे अभी तो बहुत सारे फ्लॉज़ भी आए जल जीवन मिशन में, तो ये हाई स्पीड कॉरिडोर जैसे मैंने बताया, सेंट्रल कैपेक्स पहले इतना था, क्योंकि अब बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, 99.19% यहाँ पर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। पहले 2014 में हमारे पास में सिर्फ 74 थे, अभी 164 यहाँ पर क्या है, एयरपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा करी गई हैं कि अब यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अभी तो हम इतने थे कैपेक्स पे, अब हम इतना भैया जो है करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए, अलग-अलग प्रोजेक्ट यहाँ पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें, तो हाईवेज़ 16% इंक्रीज़ कर गए हैं। हाई स्पीड रेलवे 10 टाइम इंक्रीज़ कर चुका है। एवरेज कमीशन्स ऑन रेलवे नेटवर्क की बात कर ली जाए, ठीक है? इलेक्ट्रिफिकेशन वो बढ़ चुका है। वाटर कार्गो भी यहाँ पर बढ़ चुका है इनलैंड पे। उसके अलावा रिड्यूस कर चुका है कंटेनर वेसल टाइम। अब ये टाइम होता है, एक कंटेनर आया, उसमें से जितने भी कार्गो थे वो खाली हुए, ठीक है? उसमें से जो भी सामान आया उसके लोडिंग अनलोडिंग हुई, उसके बाद वो फिर से पुनः जाने के लिए जब तैयार होता है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, कंटेनर वेसल टर्न अराउंड टाइम। क्लियर है? पहले 43-44 आवर्स लगते थे, अभी वो कम होके अप्रॉक्सिमेटली 30 आवर्स में आ गया है, तो ये काम हुआ है। उसके साथ में पावर सेक्टर्स में बात करी जाए, पावर डेली पावर कंजम्पशन में भी यहाँ पर बढ़े हैं। रूरल में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आप अगर देख रहे होंगे, ठीक है? अर्बन में हम थोड़ा बढ़े हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ पर अर्बन में थी, ठीक है? डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सारी बातें हम लोगों ने अभी आपसे करी। ये पावर सेक्टर में बात कर ली जाए, तो रेलवे में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, अभी यहाँ पर इतना चल रहा है हमारा। रोड, हाईवेज़, हाई स्पीड कॉरिडोर, देखिए अलग से मैं डेटा लेके आया हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझा पाऊँ। ये आपको जीएस जीए विद संजय सर्स टेलीग्राम चैनल पे स्लाइड मिल जाएगी, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। क्लियर? पावर सेक्टर में आपको पता होगा कि हमारे टारगेट है, ठीक है? कब तक है हमारे टारगेट, ठीक है? नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल से, ये आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। 10th एनवायरमेंटल अगर बात करी जाए, तो सोलर पावर की बात करी जा रही है। अब इसमें देखो एक बात मैं आपको समझाता हूँ कि सोलर पावर और विंड पावर में जैसे मटेरियल की रिक्वायरमेंट जैसे सिल्वर 18.5 टन ज़रूरत होती है, यहाँ पर पॉलीसिलिकॉन, एल्यूमीनियम इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? जैसे जो सोलर पैनल बनाए जाते हैं, उसमें विंड में कॉपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और आज की मार्केट अगर देख रहे होगे सिल्वर बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, हाइप कर रहा है, कॉपर भी हाइप कर रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि भई अब यहाँ पर हम जो है एक अलग क्लीन एनर्जी की ओर जा सकते हैं, वो है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है 24/7 हमको लो एनर्जी यहाँ पर सॉरी क्लीन एनर्जी मिलेगी, लो कार्बन एनर्जी मिलेगी। हेवी इंडस्ट्रीज़ भी इस पे चल सकती हैं, हाइड्रोजन प्रोडक्शन इसमें किया जा सकता है, ठीक है? उसके साथ-साथ में अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि शांति एक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया दिसंबर 2025 में, जिसमें प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात चल रही है कि आर-एन-डी बूस्ट करेंगे, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और जो हमारा टारगेट है, अभी की डेट में हम लोग 8780 मेगावाट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं करंट हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी, उसको हम लोग 100 गीगावाट तक, मेगावाट से गीगावाट तक हम लोग 2047 तक पहुँचा दें और ऑपरेशनल कर दें और छोटे यहाँ पर क्या है स्मॉल आपके रिएक्टर्स में स्मॉल मॉडल यहाँ पर रिएक्टर्स भी बनाए जाए 5 के 5, ठीक है? तो ये सारी बातें भी यहाँ पर करी गई, ठीक है? क्लाइमेट से रिलेटेड रेज़िलियंस, हेल्थ, एग्रीकल्चर ये सारी डिटेल आपके सामने है। इसको आप इत्मीनान से समझ सकते हैं। जैसे परिवहन शुरू किया गया नेशनल ये आप इत्मीनान से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है?
तो जितने भी ऊपर के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उस पे हमने डिस्कशन कर लिया। एक अब और है एजुकेशन एंड हेल्थ। यहाँ पे बात करी गई है कि भाई जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है, उसको भी यहाँ पर 100% करने की बात करी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि इसको हम लोग 100% बढ़ा देंगे स्कूल के अंदर। मतलब होता क्या है कि स्कूलों में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, फिर वो हायर एजुकेशन में नहीं जाते हैं। अब हायर एजुकेशन में से पहले ही वो कहीं न कहीं किसी जॉब में आ जाते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण, पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण, ठीक है? उसको यहाँ पर बढ़ाने की बात चल रही है, जिसमें यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है, भई हायर एजुकेशन में भी हम यहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट जो है वो 50% बढ़ाएँगे 2035 तक, 2030 तक 100% करेंगे स्कूल्स के अंदर। किसके अंदर भाई? स्कूल्स के अंदर, ठीक है? उसके साथ-साथ में 500 अ, यहाँ पर आदिवासी मेला बनाया गया है, ठीक है? चलिए, 1 सेकंड। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको यहाँ पर स्कूल्स के लेवल पे कम किया जा रहा है। ई-श्रम पोर्टल बनाया गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है? इंस्टीट्यूशन की बात करी जाए 23 यहाँ पर आईआईटीज़, 21 आईआईएम्स, 20 21 आईआईएम और एम्स 20 यहाँ पर ओपन किए जा चुके हैं। तो ये गवर्नमेंट के कमेंट है यहाँ पर, ठीक है? हेल्थ की बात कर लीजिए, थोड़ा-सा ये समझना है हमको। आईएमआर, ठीक है? जब हम आईएमआर की बात करते हैं, तो इसको हम अच्छे से जान लेते हैं ज़रा एक बार। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसमें 37% का ड्रॉप देखने को मिला है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी यहाँ पर बढ़ रही है और जो हमारी कैलोरी है, मतलब जो एक प्रोटीन मिलता है, कैलोरी फूड मिलता है, वो भी इंटेक जो है बढ़ रहा है। जिसके गवर्नमेंट ने कहा कि हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, लाइक ईट राइट कैंपेन, 10% रिडक्शन ऑफ ऑयल कंजम्पशन, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, आज से थोड़ा काम कैंपेन, ठीक है? स्टॉप ओबेसिटी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन में यहाँ पर गवर्नमेंट ने अलग-अलग लेवल पे एआई बेस्ड डायबिटीज़, ठीक है? ये सारी बात। उसके अलावा मेंटल हेल्थ पे टेलीमानस, ठीक है? शट क्लिनिक, निम्हस, ये सारी बातें करी गई। 1.8 लाख से ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी यहाँ पर ओपन किए गए और भारत में 42.78 करोड़ आयुष्मान कार्ड भी इंट्रोड्यूस किए गए। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल पे बात कर ली जाए, 12th नंबर चैप्टर है, जिसमें यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने 29 लेबर लॉज़ को रिड्यूस करके 4 लेबर लॉज़ लाए हैं, जिसमें कि कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 और इसको 21 नवंबर 2025 को भी क्या कर दिया गया, इनैक्ट कर दिया गया, लागू कर दिया गया, जिसके तहत यहाँ पर अलग-अलग ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और ये सारी बातें करी जा रही हैं, जिससे काफ़ी हद तक जॉब का रेट भी बढ़ेगा और खास करके जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट है, उसको भी यहाँ पर फीमेल पार्टिसिपेशन को भी यहाँ पर बढ़ाना ही है गवर्नमेंट के टारगेट आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? चलिए, अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है? पब्लिक स्किलिंग, ठीक है? ये सारी बातें गवर्नमेंट के द्वारा करी गई हैं। केयर इकोनॉमी भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई है। चलिए, और प्रधानमंत्री कौशल विकास 4.0 लॉन्च किया गया, और रोजगार मेला, अप्रेंटिसशिप मेला, जॉब सीकर्स को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 13 नंबर चैप्टर देखिए यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना, हर घर जल, स्किल डेवलपमेंट, स्वामित्व, स्वामित्व। अल्टीमेटली क्या है कि जो रूरल लैंड होता है उसको डिजिटाइज़ करना, ठीक है? जियो टैगिंग के थ्रू उसको डिजिटाइज़ करना, नमो दीदी, 500 ड्रोन, ठीक है? और यहाँ पर आपको पता होगा, ठीक है? ये सारी बातें पार्टिसिपेट करने के साथ-साथ में यहाँ पर बातें करी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? एआई में बहुत सारे फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या कहा है भई कि हमको और काम क्या करना है, बहुत सारे सजेशंस भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है? वो सारे सजेशंस एआई से रिलेटेड है कि भैया इस तरह से बूम आ सकता है, गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए, फ्यूचर रेडी रहना चाहिए, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट इंडिया का डिजिटल कोर में किस तरीके से काम हो सकता है, तो ये सारी बातें आपके सामने हैं। मैंने जो मेजर चीज़ें हैं, खास करके आप अर्बनाइज़ेशन पे अगर बात कर लें, तो रिस्ट्रिक्ट करना डेंसिटीज़ को, अनक्लियर टाइटल, उसके साथ-साथ में यहाँ पर ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, सिविक सेंस के ऊपर यहाँ पर बात कही गई है, कि गवर्नमेंट तो यहाँ पर आपको बना के दे रही है सारी चीज़ें, लेकिन लोगों में यहाँ पर सिविक सेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है, सोशल ऑर्डर का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसके साथ-साथ में अगर आप यहाँ पर बात देखोगे तो वेस्ट प्रोसेसिंग पे यहाँ पर पहले सिर्फ 16% था, 80% कर दिया गया है और वेस्ट कलेक्शन में इंडिया में बढ़ चुका है, ये सारी चीज़ें। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए और ये सारी बातें। नॉन टेंजिबल फ्यूचर सिटीज़ इस तरीके से होगी जहाँ पर टाइम से रिलेटेड, टाइम अर्बन टाइम नाउ। हाँ, एक बात और कि कुछ ऐसी सिटीज़ भी हैं जैसे मुंबई, बेंगलुरु, ये देखिए ये यहाँ पर है, टैकल द मोबिलिटी की अगर बात करी जाए, तो 2024 में बेंगलुरु, मुंबई, न्यू दिल्ली ऐसे-ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर लोगों ने एप्रोक्सिमेटली 117 घंटे ट्रैफिक में ही बिता दिए। तो ये बातें भी करी गई हैं और आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रेन्स को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया कि रीजनल रैपिड ट्रेन्स को भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है भैया, एक बेटर तरीके से इंट्रोड्यूस करने की बात करी है। सो नेक्स्ट फिर हम जो है अपनी ओल्ड स्लाइड पे चलते हैं और इसको इस सेशन को समझते हुए आगे कवर करते हैं। तो ये सारी स्लाइड में हम लोगों ने बात कर ली प्रॉपर तरीके से। हमारा फॉरेक्स भी इतना हो गया है। तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी। फॉर एग्ज़ाम्पल फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, अगर बात करोगे मॉनेटरी लेवल पे, एनपीए पे, ठीक है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, यूनिक इन्वेस्टर्स, गिफ्ट सिटीज़, उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना किया गया है, ठीक है? और अटल पेंशन योजना,
और एनपीए, ठीक है? ये सारी बातें हम लोग स्लाइड पे करके आ चुके हैं। ये कुछ पॉइंट है, ये भी मैं आपको स्लाइड में बेसिक प्रोवाइड करा दूँगा, इतनी सारी बातें देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के लेवल पे आपको पता होगा कि 3 कर्तव्यों में यहाँ पर जो है हमारा बजट इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है? ये 3 कर्तव्यों के ऊपर फार्मा पार्क, डिजिटल शक्ति, ये सारी बातें ये बजट की हैं, ये भी मैं आपको दे दूँगा। बहुत जल्दी ही ये सारी बातें आप तक पहुँच जाएँगी। इम्पोर्टेंटली कुछ क्वेश्चन्स हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। पहला इकोनॉमिक सर्वे कब आया? तो ऑब्वियस सी बात है 1950-1951 में, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही। और कौन इंट्रोड्यूस करता है आप सभी को पता है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को बनाता है, और जिसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं वो इसको बनाते हैं। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है आपके सामने। ये एक की डेटा है जो लास्ट में आप रिवीजन पॉइंटर्स के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है? ये आपको मिल जाएगा स्लाइड के अंदर। और कुछ क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे जो भी आपको स्लाइड में मिल जाएँगे। सो आई होप, हाँ, इसमें एक 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 क्वेश्चन था, इसको आप समझ लीजिए यहाँ पे ज़रा। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, तो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं, वो इतने हैं। उसके साथ-साथ में इंडिया हैड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज, नहीं भाई, लार्जेस्ट नहीं है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखता है अपने आप में, चाहे तो आप यहाँ पर देख लें। इंडिया से करीबन-करीबन यहाँ पर 5 टाइम्स, ऑलमोस्ट 4 टू 5 टाइम्स ज़्यादा। पहले पे चाइना है, दूसरे पे जापान, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर इंडिया, और फिर यहाँ पर आपको ताइवान देखने को मिलेगा। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने लाया हूँ। इसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन्स भी हैं। अब देखो यहाँ पे सजेशंस क्या दिए गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपेक्स को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और ग्रोथ आएगी, ठीक है? पीएलआई को गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग स्केल बढ़े, जॉब्स बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, जिससे ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग खर्च ज़्यादा करेंगे ना। लोग खर्च करेंगे तो वो चीज़ हमको ग्रोथ में भी दिखाई देगी। एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हमें स्किल और एजुकेशन, ऐसा नहीं है कि भई सिर्फ एजुकेशन, स्किल भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। स्किल एजुकेशन दोनों मिलेगी, जिससे लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगा और हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगा। और कहीं न कहीं इन्फ्लेशन को सरकार को फ़ोकस करना चाहिए, ताकि इन्फ्लेशन कम हो, रियल इनकम लोगों की बढ़े, कंज़म्पशन बढ़े और डिमांड भी यहाँ पर क्या हो, लेड ड्रिवन हो सके। तो ये देखिए पूरी की पूरी कोशिश की गई है, ताकि आप मेंस में अगर इकोनॉमी से रिलेटेड या इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो आप इत्मीनान से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ये हमारी समरी है। वन लाइनर रैप कर रहे हैं अगर, इंडिया आज की डेट में मैराथन भी करना है इंडिया को, जो कि काफ़ी हद तक ट्रेड वॉर के में उलझना है, यहाँ पे धीरे-धीरे चलना है, और स्प्रिंट रनिंग भी करना है, जब उसको जहाँ से मौका मिले तो एफटीए करना है, अपने ट्रेड बढ़ाने हैं, एजुकेशन पे काम करना है। ये सारे के सारे एआई शॉक से भी यहाँ पर इंडिया को बचना है। आई होप यू एन्जॉय द सेशन। और ये पार्ट 2 था हमारे बजट का, जिसमें मैंने इकोनॉमिक सर्वे आपको समझाया प्रॉपर तरीके से, डिटेल में। धीरे तरीके से पार्ट 3 भी आपके सामने मैं लेके आऊँगा बहुत जल्दी ही, जिसमें बजट की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, सारी की सारी डिटेल आपके सामने आएँगी। सो आई होप यू एन्जॉय द क्लास। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस यू ऑल। डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।